हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही चल रहा होगा। हम लोगों ने जो सीरीज चला रखी है अपनी 500 की क्वेश्चंस की एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है यूपीएससी 2025 के लिए। एनडीए का पेपर, सीडीएस है, सीएपीएफ है, उस प्रकार के एग्जाम्स के लिए। दूसरा, जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये कोई पीवाईक्यू सीरीज नहीं है। ये न्यू एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेशन सीरीज है। इसमें 10 लेक्चर हो चुके हैं। इन 10 लेक्चर में हम लोग 150 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक। जो हैं 10 क्लासें हो चुकी हैं। इन 10 क्लासों में 150 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके। अब इससे आज हम क्लास नंबर 11 है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं 151 क्वेश्चन से शुरुआत हम कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन काफ़ी समय के बाद दिया जा रहा है। क्यों? कारण एक ही है कि उससे पहले काफ़ी जब दिया गया था उस समय 14-15 हज़ार अपने सब्सक्राइबर थे। इस समय करीब 19 हज़ार के आसपास होने वाले हैं। तो जब तक आप अपने कोच को, अपने मेंटोर को, अपने टीचर को नहीं जानोगे तब तक आपके उसके अंदर विश्वसनीयता भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको जानना ज़रूरी है। मेरा नाम नवीन अग्रवाल, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल चैनल है। मैं इसका फाउंडर हूँ। को फाउंडर जो थे वो पीछे हट गए क्योंकि इसको मोनेटाइज होने में काफ़ी लंबा समय लग गया। अब इस समय मैं ही हूँ जो इसका फाउंडर हूँ। और 15 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एक थ्योरी पोर्शन है, इंडियन इकोनॉमी उसका अप्लाइड पोर्शन है, और इंडियन पॉलिटी ये मेरा विशेषज्ञता वाले क्षेत्र है। एकेडमिक जो मेरी थ्रू आउट रही है वो इकोनॉमिक्स में रही है। एकेडमिक मेरी एकेडमिक मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी है डीयू से। फिर आफ्टर जेएनयू से मैंने एमए ऑनर्स करी है इकोनॉमिक्स में। एमबीए फाइनेंस में मैंने हार्डकोर करी है फाइनेंस में। आप लोगों ने सुना होगा कैपिटल मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर करी है, आर्बिट्राज के अंदर, फाइनेंस के अंदर करी है। एमफिल मैंने करी है इसी में। यूजीसी नेट मेरा क्वालिफाई है। यूजीसी नेट भी मेरा उस समय क्वालिफाई है जब यूजीसी का पेपर 2 और पेपर 3 स्क्रिप्टेड आया करता था। एक एक चीज लिखनी पड़ती थी, ना कि ऑब्जेक्टिव से। अच्छा है क्या? ना कि ऑब्जेक्टिव हुआ करता था उस समय। वाकई विद्वता का प्रश्न था। अब तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो आंसर लगाओ डी, जय माता दी आंसर लगाओ बी, इसमें से कहानी चल रही है। तो ये है पॉलिटिकल साइंस में जो मेरा विशेषज्ञता है, और पीएसआईआर में इंडियन पॉलिटी में है। वो मेरी विशेषज्ञता इसीलिए है कि यूपीएससी की जर्नी में जो मैंने 2 अटेम्प्ट में यूपीएससी की जर्नी को मैं चला था, उसमें मेरा ऑप्शन जो था वो पीएसआईआर था। तो वहाँ मैंने उसको समझा और उसको करा। और एमफिल में भी जो मेरा बैकग्राउंड था, वो मेरी रिसर्च का स्कोप था, वो मेरा वही था कि इकोनॉमिक्स जो है क्या फ़र्क डालती है, चाहे गर्म देना हो तो क्या फ़र्क डालती है हमारे रिलेशन में। ठीक है, ये हमारा था। तो इस वजह से ये दोनों सब्जेक्ट में मेरी विशेषज्ञता है। तो ये छोटा सा मेरा है। करीब 15,000 स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक मैं विभिन्न कोचिंगों में, अलग अलग कोचिंगों में मेंटरशिप दे चुका हूँ। अभी अपनी तो कोई बड़ी कोचिंग है नहीं, शुरुआत देखते हैं क्या होती है इसकी फ़िलहाल। और आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर। मैं कई एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ जो एजुकेशन के लिए हैं, जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में आप आ सकते हैं। इवन वनडे के एग्ज़ाम के लिए भी मैं गाइड करता हूँ उन्हें, और उनको बताता हूँ। कई एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ मैं एजुकेशन में, क्योंकि निचला जो वर्ग है ना, एक मैं बहुत अच्छा आपको शेयर करूँगा। थोड़ी बात वो हो जाएगी, मगर आपके संग शेयर करना ज़रूरी है। अभी एक टीम के साथ मैं गया हुआ था छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे मेरे को बताना था कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। रास्ते में उस एनजीओ में एक टीचर भी थी, बहुत देश की प्रतिष्ठित एक चैन है स्कूल्स की, इंग्लिश मीडियम की, वो उनकी टीचर थी। तो वो कह रही थी कि हमारे पास ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना ठिकाना होता है। तो उनको मैंने यही कहा, मैडम आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपका स्कूल सर्वश्रेष्ठ है, आपकी शिक्षा पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, मगर आप इस बात को याद रखना, आप जिन बच्चों को पढ़ाती हैं उनके पेरेंट्स को शिक्षा का अवेयरनेस है, उन बच्चों को अवेयरनेस है। वो शिक्षा को एक अपना मीडियम मानते हैं सक्सेसफुल लाइफ के लिए, सक्सेसफुल जर्नी मानते हैं। मगर जिन बच्चों के पास हम जा रहे हैं और जिनके पास मैं पिछले 6 सालों से जा रहा हूँ, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उन जैसे जगह में जा रहा हूँ मैं, उनको ये बताना कि शिक्षा भी एक बेनिफिशियल टूल है, एक उपकरण है, एक वेपन है आपकी सफल ज़िंदगी के लिए। तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास शिक्षा के द्वारा कोई सक्सेसफुल कोई मॉडल ही नहीं होता। उन्हें सक्सेस देखी ही नहीं है शिक्षा के द्वारा भी किया जा सकता। तो हम लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, तो मैं काफ़ी समय से सेक्टर में हूँ। और वहाँ पे काफ़ी एक प्रतिष्ठित सम्मानित जगह है। वो भी कारण क्या, बस अपने ज्ञान की वजह से, और कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसा वैसा नहीं है, ज्ञान ही है बस। तो ये एक मेरा छोटा सा आपको
इंट्रोडक्शन था। आज की हम जर्नी शुरू करते हैं। आज इंडियन इकोनॉमी की एमसीक्यू, जो नए एमसीक्यू हैं, प्रैक्टिस सेशन है 2025 के लिए, जिसमें हम स्टेट पीसीएस को टारगेट करेंगे। और स्टेट पीसीएस मतलब एमपी पीसीएस वगैरह का टारगेट नहीं है इसमें, उसका एग्जाम थोड़ा लो लेवल का आता है, तो वो टारगेट नहीं है। बीपीएससी और यूपी पीसीएस अच्छे लेवल के एग्जाम आते हैं, वो एग्जाम हमारे टारगेट में है। तो आज फर्स्ट एग्जाम पेपर लेके चलेंगे हम। ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पर्सनल इनकम है, देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन है, अन्य देशों से आयात है, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क है। उपयुक्त में से कितने सरकार के लिए कर राजस्व के स्रोत होंगे? कर राजस्व के स्रोत होंगे। ध्यान रखना डियर, सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू मिलता है, वो टैक्स रेवेन्यू दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो टैक्स रेवेन्यू होता है, वो टैक्स रेवेन्यू होता है जो कर से मिलता है। कर भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व वो होते हैं जो सरकार को राजस्व तो है मगर वो नॉन टैक्सेबल है। जैसे सरकार को किसी स्कूल कॉलेज से फीस मिली, सरकार की संपत्ति पे सरकार को रेंट मिला, ये भी सरकार के लिए राजस्व है। सरकार को कहीं से रॉयल्टी मिली, खजाने वो खदानों से, माइंस से, वो भी है। सरकार को किसी कंपनी में जो है डिविडेंड मिला, सरकार कई कंपनियों की शेयर धारक है, जैसे एसबीआई की है, एलआईसी की है। सरकार को सरकारी कंपनी से प्रॉफिट हुआ तो सरकार के लिए ये भी क्या होते हैं, ये भी इनकम का सोर्स है। सरकार को इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला। और रेवेन्यू, राजस्व उसे कहा जाता है जो सरकार की आय होती है और इसके बदले में सरकार को कुछ नहीं देना, के बदले में कुछ नहीं देना। ठीक है। और हमारी लायबिलिटी होती है, जनता की ये लायबिलिटी होती है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में कहता है कि कौन कौन से इसमें कर राजस्व हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत आय कर राजस्व है, यस। ये डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स है। ये हम लोग अपने बजट के सेशन में भी हमने पढ़ा था। यस, ये सही है। देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन, जब देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो सरकार को प्रोडक्शन टैक्स, एक्साइज, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सरकार को मिलते हैं। ये देश के कर राजस्व है, यस, सही बात है। अन्य देशों से आयात, ये भी सही है। क्यों? जब सरकार अन्य देशों से, जैसे यूएसए से कुछ आयात करती है देश में, तो उसके ऊपर क्या लगाती है? कस्टम ड्यूटी लगाती है। कस्टम ड्यूटी लगाती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, अलग अलग टैरिफ लगाती है। ये भी सरकार के राजस्व होते हैं, टैक्स राजस्व, ये भी सही है। सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क, ये भी सही है। जैसे कभी सर्विस टैक्स होता था, अब सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी आ गया है। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, आ गया है। एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आ गया है। सरकार जो सर्विस देती है उस पर भी टैक्स लगता है। जैसे आप लोगों ने रेलवे की टिकट बुक करवाई है कभी ऑनलाइन? आता है ना, रेलवे की टिकट का इतना फेयर हुआ, उसके ऊपर सर्विस टैक्स इतना लगा, प्लेटफॉर्म फीस इतनी लगी। सरकार को ने सेवा प्रदान की है टिकट बेचने के लिए, प्लेटफॉर्म है, सरकार की सरकारी कंपनी है, वो भी कमाती है टैक्स। तो ये क्या होगा डियर? आंसर डी। ये चारों ही सही है कर राजस्व में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इस साल जो बजट आया उसके 4 इंजन थे। 4 इंजन में से सरकार ने, बल्कि इनडायरेक्ट सरकार ने डायरेक्ट 2 इंजन तो डिपेंड कर ही दिए हैं कौशल विकास पर, तीसरा इंजन भी इसी पे डिपेंड कर दिया है। तीसरा इंजन कौन सा? इनोवेशन का। इनोवेशन सरकार ने साफ कहा कि सरकार का पूरा ध्यान एआई पे है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, इनके बारे में स्टेटमेंट है, क्या बताना है? कितने सही है इसमें से हमें बताना है, इसमें से कितने सही हैं।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, सरकार ने कौशल विकास के लिए यूनिवर्सिटी भी खोल दी है। सरकार बहुत काम कर रही है। भारतीय युवा, आपको एक जानकारी रिपोर्ट बताता हूँ आपको एक। अभी एक नेस्कॉम एक ओएनजी नेस्कॉम एक प्लेटफॉर्म है, रेगुलेटरी बॉडी है आईटी सेक्टर की। उसने एक सर्वे करा था पूरे वर्ल्ड में। उसने कहा था कि एम्प्लॉयर जो है, नौकरी देने वाले वो हैं, वो किस वर्ग के, किस कॉन्टिनेंटल के किन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगा होगा, किसको पसंद करते हैं वो? इवन आपने देखा कि इस समय अमेरिका से काफी इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, वो अलग मुद्दा है। मगर इस समय जो सरकार की, एक तरह से सरकार के हर कदम पे साथ है, एक प्राइवेट कंपनी के स्पेस एक्स के ओनर, ट्विटर के ओनर उसके साथ हैं। मगर वो हर बार कह रहे हैं कि भारतीयों को वापस मत भेजो, भारतीयों को वापस मत भेजो। कारण क्या है? भारतीयों के अंदर डियर, भारतीय विश्व में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एम्प्लॉई हैं, क्योंकि उनके अंदर रॉयल्टी नाम की चीज बड़ी होती है। विदेशों में क्या है, वो देखते हैं टर्म एंड कंडीशन। ये अब भारतीय, आपने देखा होगा किसी कंपनी में सालों गुजार दिए, एक कंपनी में लगे, उसी में लगे रहे, कोई परिवर्तन ही नहीं करा। लॉयल्टी सबसे ज्यादा होती है, वो इधर उधर भगते नहीं है, क्योंकि उनके लिए नौकरी जिंदगी का एक अपने परिवार को चलाने का साधन है। मगर वो कहते हैं कि फिर भी हम लोग उनको रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ट्रेन नहीं होते, उनके अंदर स्किल नहीं होती है, उनके अंदर स्किल नहीं होती। अभी भी अगर हमको आईटी का इंजीनियर रखते हैं ना, और हम कहते हैं लार्ज मशीन लैंग्वेज पे काम करना है, आपको लार्ज मशीन लैंग्वेज पे काम करना है, वो तो जानते ही नहीं है। वो अभी तक पाइथन ही उनके लिए एक अजीब सी चीज बनी हुई है। वो उसके लिए अलग से कॉलेज के बाहर आके प्रोग्राम करते हैं। तो ये है, तो सरकार ने इसी गैप को ओवर करने के लिए, भरने के लिए, फिल करने के लिए बनाया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नई संस्था नहीं है, ये नई सरकार ने नहीं बनाई। जो सरकार कहती है सभी काम हमने करे हैं, ये संस्था 2008 की बनी हुई है। और ये संस्था जो है, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है ये, ठीक है। यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है। अब यूपीएससी देखो यहां से उठती है, अगर आप इस चीज को समझ पाओ, इस चीज का डाटा आप लोग अगर कर पाओ, तो जैसे गलत। अब आपको यूपीएससी के लिए डियर, मैं हमेशा कहता हूं करंट अफेयर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, या आपको मैगजीन पढ़ना, यूपीएससी के लिए आपको अलग नजर रखनी पड़ेगी। क्या है, जैसे अगर आप लगाओ ना, रेलवे में जो भगदड़ हुई नई दिल्ली में, जो लोग मारे गए, उनके प्रति संवेदना हमको भी है, वो हमारे ही लोग हैं। मगर हमको नजर उस पर नहीं रखनी कितने लोग मरे, कहाँ से मरे, कितने प्रांत के लिए मरे। आपको नजर रखनी है इंटरनल सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर में ये क्वेश्चन आ सकता है। भीड़ तंत्र क्या होता है, कितनी पर डेंसिटी, स्क्वायर मीटर डेंसिटी का रूल है जो, वो क्या होता है, आपको ये जानना है। तो ऐसे ही आपको इन संस्थाओं के बारे में जानना है। और मैं हर बार कहता हूं कि आप लोग जब भी योजना पढ़े, तो मंत्रालयों के बारे में भी जाने, वो कैसे मॉडल पे चलाई जा रही है वो जाने। पहली बात, यह एक गैर गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। यस, पार्ट ए सही है। दूसरा क्या है, पार्ट बी, पूर्ण स्वामित्व तो सरकार के पास है, ये गलत है। आपको जान के अचंभा हो जाएगा, सरकार के पास सिर्फ इसका 49% है, सरकार के पास 51% इसका प्राइवेट पर्सन के पास है, प्राइवेट कंपनी के पास है। और ये काम करती है पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे काम करती है। तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा है, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, ये बात सही है। और ये बात याद रखना आप लोग भी, आज वर्तमान में सरकार ने कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी बना दिया है। मगर जब 2008 में जब इसकी स्थापना हुई थी ना, उस समय ही वित्त मंत्रालय का हिस्सा थी। ध्यान रखना इस बात को, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना व संचालन करना है। ये इसका आंसर है, ये बात सही है, ये बात सही। तो आंसर क्या होगा, केवल दो ही। ये आपको डियर एनालिटिकल रखना होगा। 2024 का जिसने पेपर दिया होगा, होमगार्ड वाला जो क्वेश्चन आया था कि होमगार्ड व्यवस्था कैसे काम करती है, और ये आपको पूरा पता होना चाहिए। और मैं तो खुद इस बात को कहता हूँ, मैं तो कहीं, मेरी तो खैर सुनता कौन है, प्राइवेट कोचिंग वाले मास्टरों की तो वैसी कोई नहीं सुनता, मास्टरों की नहीं सुनता, प्राइवेट कोचिंग वाले मास्टरों की तो वैसी सरकार भी नहीं सुनती है। हम लोग बल्कि आपकी नींव की हट रही है, आपकी नींव है सर। अगर हमको आप हटा दोगे ना, तो आप किसी भी सरकारी जॉब के लिए एम्प्लॉय नहीं ढूंढ पाओगे आप लोग। आपका एजुकेशन सिस्टम आप देखते तो, क्या आपने एजुकेशन सिस्टम बना रखा है। आपकी रिपोर्ट ही खुद कहती है, प्रथम एनजीओ जो आपकी रिपोर्ट जारी करता है, वो खुद ही कहती है कि कक्षा 6 वाला भी आपके फर्स्ट क्लास की हिंदी नहीं पढ़ पाता।
और उसके बाद आप कहते हो कोचिंग का मास्टर तो शोषण करते हैं। चलो कोई भी है, जैसे भी आप कहते हो मान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखना कि जो भी आप रिपोर्ट पढ़ो, डाटा पढ़ो, वो कहाँ से आया, कैसे वो काम कर रहा है, किस मंत्रालय के तहत काम कर रहा है, आपको इस पर ध्यान रखना होगा पूरा की पूरा। किस किस मंत्रालय उस योजना को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब स्वामित्व योजना पे प्रश्न आया था, होमगार्ड पे प्रश्न आया था, और बल्कि मैं तो खुद कहता हूँ कि जो भी आप सरकार करती है ऑप्शनल रखती है, ऑप्शनल में मैंडेटरी कर देने चाहिए। 2 ऑप्शनल में तो बल्कि सबको 2 ही लेने चाहिए। इतिहास पढ़ने के बाद आप कहाँ आप क्या काम है आपका? भूगोल पढ़ने के बाद क्या काम है आपका? कुछ काम है? एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के बाद क्या काम है? बल्कि आपको सोशियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, समाज में आप काम कर रहे हो, समाज को समझो, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का तो पार्ट बनने जा रहे हो। बल्कि राजस्थान सरकार ने इसमें बहुत बढ़िया अपना बनाया है मेंस का सिलेबस। तो पढ़ो, तो वहाँ पे अगर हम पढ़ते तो वहाँ पे हम लोग देखते होम गार्ड भी सरकार की एक तरह से अस्थायी योजना का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सरकार पुलिस प्रशासन की भर्तियां नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार को लायबिलिटी बहुत पड़ जाती है। और नीचे लेवल पे पुलिस प्रशासन की जगह आप किसी भी स्टेट में है तो आप देखना बूथ पे, चौकियों पे बैठा रखे हैं होम गार्ड। तो उसके लिए बकायदा एक बिल आया था, तो वो चर्चा में था। तो ऐसे ही ये चर्चा में है इस समय। सरकार इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही है, यूनिवर्सिटी वगैरह खोल रही है, सरकार के बजट का हिस्सा है, इसीलिए इसको डाला गया है। नेक्स्ट, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार का मतलब कैपिटल मार्केट। जितने बैच मेरे चल रहे हैं थ्योरी वाले, 3 बैच चला रखे हैं मैंने। यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रीलिम्स का बैच चला रखा, सॉरी यूपीएससी 2025 का बैच चला रखा है प्रीलिम्स के लिए। यूपी पीसीएस के लिए बैच थ्योरी का पूरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी का बैच दिया है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पूरा बैच डेडिकेटेड करा है, उसमें करीब 28 घंटे की क्लासें हैं, 32 घंटे की क्लासें हैं सॉरी। आप लोग उसको देख सकते हैं, वहां पे मैंने पूरा कैपिटल मार्केट पढ़ाई है। कैपिटल मार्केट किसका भाग है? कैपिटल मार्केट पार्ट है कौन सा सिलेबस का? आपका फाइनेंशियल मार्केट का सिलेबस है, ठीक है। तो ये उसी के संबंध में क्वेश्चन पूछे हैं, कितने सही है। पहला, पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी खातों में भी व्यापार करता है। कैपिटल मार्केट इज अ ट्रेड ऑफ डेब्ट एज वेल एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। बात सही है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स में हिस्सेदारी। जैसे आज वर्तमान में सरकार एलआईसी के अंदर 100% की शेयर नहीं है, इक्विटी है। सरकार, इक्विटी का मतलब होता है इक्वल पार्ट में बांटना, और सरकार के पास एक निश्चित है और बाकी जनता के पास इक्विटी है एलआईसी की। दूसरा, वो जो खाते हैं ऋण के साथ साथ, ऋण के भी एक खाते होते हैं, ऋण के भी व्यापार होते हैं, ऋण को कहते हैं डिबेंचर्स। ए ने डिबेंचर जारी किया, ए कंपनी है, उसने एक डिबेंचर जारी किया कि मुझे 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। कब चाहिए? 1 अप्रैल 2025 को चाहिए। कब तक चाहिए? 31 मार्च 2026 तक चाहिए। बी ने इसको लिया, परचेज किया, इसको खरीदा, और ए को दिया पैसा। ए को पैसा मिल गया, बी के पास वो ऋण पत्र है, उसमें ऋण लिखा हुआ है, कितना लिया? 100 करोड़ रुपए। किसने लिया? ए कंपनी ने लिया। कब लिया? 1/4 को लिया। कब देगी? 1/3/2026, तो 31/3/2026 को देगी। कितने परसेंट का ब्याज होगा? 7% का ब्याज होगा। ये सारा लिखा है। अब बी को जरूरत पड़ गई, इसी दौरान 2 महीने बाद बी को जरूरत पड़ गई, तो बी इसको बेच सकता है सी को। जरूरत सी को पड़ गई, सी बेच सकता है डी को। तो ये ट्रेड जो होता है ना, ये भी होता है कहां पे? पूंजी बाजार में। तो आंसर पहले वाला सही है। फिल्म देखा करो यूपीएससी के लिए, एक फिल्म थी धड़कन, अमिताभ, इसमें अक्षय कुमार है और सुनील शेट्टी है। सुनील शेट्टी की, अक्षय कुमार की कंपनी लोन लेती है किसी से, और एक दिन वो देखती है सुनील शेट्टी बैठा होता है उसकी चेयर पे, जैसे अक्षय कुमार अपने ऑफिस में आता है, वो कहता है आप कौन? तो कहता है मैं आपका नया मालिक, इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। तो वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ये कंपनी तो मेरी है। कहता है वो थी आपकी कंपनी, सुनील शेट्टी जी कहते हैं। सुनील शेट्टी कहता है आपने जिससे लोन लिया था उसने मुझे एक कंपनी बेच दी है, मगर मैं तो उसको लोन चुकाने वाला था, तुम चुकाने वाले थे, मैंने लोन चुका दिया, अब तुम मेरे कर्जदार हो, या तो पैसे दो या फिर कंपनी से। होता है ऋण इंस्ट्रूमेंट, जिसे डिबेंचर कहते हैं कैपिटल लैंग्वेज की भाषा में। तो ये सही है। दूसरा है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर सीपी आर द सिक्योरिटी ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। गलत जवाब। ये जो होते हैं डियर, जो अपनी भारत की जो बात करें हम लोग, फाइनेंशियल मार्केट का डायग्राम पूरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये थ्योरी क्लास नहीं है, प्रैक्टिस क्लास है, जो इसलिए मैं पूरी नहीं बनाऊंगा, थोड़ी सी बनाऊंगा।
फाइनेंशियल मार्केट का आप थ्योरी क्लास में जाओगे, थ्योरी क्लास में मैंने पूरा समझाया है डिटेल में। करीब 1 घंटे की क्लास में से 50 घंटे मैंने आपको कुछ नहीं लिखवाया, कुछ नोट नहीं करवाया, मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाया है, क्या नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट जो है ये 2 पार्ट में होती है। एक होती है कैपिटल मार्केट, जिसको कहते हैं पूंजी बाजार, ये लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। अबव 1 ईयर होती है। एक होती है फाइनेंशियल मार्केट पूंजी बाजार में, मनी मार्केट, धन या मुद्रा बाजार। ये जो होती है ये शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। थ्योरी की क्लास में जो मैंने 3 बैच बनाए आपको, पहला एनसीईआरटी का बैच है, एनसीईआरटी जिसमें इकोनॉमिक्स पूरी करवाई है मैंने आपको 32 घंटे में। उसके बाद यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए स्पेशल बैच है अलग से इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वो जो फैक्ट ज़्यादा आता है। और इसी के साथ जो बैच है, कौन सा, इसी के साथ जो बैच है यूपीएससी 2025, उसमें एडवांस करवाया है। उन सब में मैंने पूरे बताए हैं कैपिटल मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं। मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट होता है, चेक होता है, कैश होता है, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, आरडी अकाउंट इसके अंदर होता है। वैसे ही इसके अंदर भी क्या होते हैं, इसके अंदर कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, ये भी इसका भाग होते हैं। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर ज्यादातर ये जो है ना, ये प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं और 1 साल तक के लिए लोन लेती हैं, मैक्सिमम 1 साल तक के लिए लोन लेती हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, असुरक्षित, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन फाइनेंशियल मार्केट में किसको कहा जाता है, जिसके पीछे कोई मॉर्गेज नहीं रखी जाती, जिसके पीछे कोई कोलेटर नहीं लिखा जाता। जैसे आपने होम लोन लिया तो होम लोन पे बैंक आपके लोन आपके मकान को गिरवी रख लेता है, कागज रख लेता है, सिक्योर लोन है। पर्सनल लोन लिया तो बैंक के पास कुछ भी नहीं है। गोल्ड लोन लिया, सिक्योर लोन है, गोल्ड बैंक के पास है। तो वैसे ये होते हैं, बहुत कम इसमें ब्याज होता है। मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी, मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित होती है। गलत, मुद्रा बाजार में बल्कि सार्वजनिक भागीदारी कम होती है। सार्वजनिक जो पूंजी बाजार है उसमें सबसे ज्यादा सार्वजनिक भागीदारी होती है। आम आदमी इसमें भाग लेता है, आम आदमी इसमें शेयर्स खरीदता है, आम आदमी इसमें बेचता है। तो आंसर क्या होगा, सही। और आपको जान के चंबा हो जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा शेयर खरीदने के लिए जो होता है वो रिक्वायरमेंट होती है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट शेयर खरीदने बेचने के लिए, कैपिटल मार्केट में निवेश करने का एक माध्यम होता है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, मैंडेटरी है। और आपको जान के चंबा होगा, ये विश्व भारत में सबसे ज्यादा किसके पास खुलते हैं। आप सोचते होंगे दिल्ली में खुलते हैं, मुंबई में खुलते हैं, या बेंगलोर जो सिलिकॉन वैली है वहां खुलते हैं, पढ़े लिखे शहरों में खुलते हैं, मगर नहीं। आपको जानकर चंबा हो जाएगा, पहली बात सबसे ज्यादा ये आदमियों के नहीं है, औरतों के हैं। भारत में सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में निवेश करने वाली औरतें हैं, फीमेल। दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला राज्य ना दिल्ली है, ना मुंबई है, ना कलकत्ता है, ना बेंगलोर है, कोई नहीं है, गुजरात। और डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो राजकोट, डिस्ट्रिक्ट राजकोट है, जहां पे सबसे ज्यादा जो है पूंजी मार्केट के खाते हैं, सबसे ज्यादा निवेश यहां से आता है। नेक्स्ट 154, उपयुक्त स्थिति में भारतीय रुपए के अधिमूल्यन का कार्य बन सकते हैं। ठीक है, भारतीय मूल्य के एप्रिसिएशन, अधिमूल्यन। ठीक है, एक होता है इकोनॉमी में अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन जैसे भारतीय रुपया गिर रहा है, ठीक है, जैसे भारतीय रुपया गिर रहा है उसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन जैसे 85 रुपए में, 85 रुपए जो है देने पे $1 मिल रहा है, $1 खरीदने के लिए देने पड़ रहे हैं 86, फिर $1 खरीदने के लिए देने पड़ रहे हैं 87। मतलब रुपया डॉलर की अपेक्षा रुपया गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है।
तो इसको कहा जाता है अवमूल्यन होता जा रहा है रुपये का, रुपया गिर रहा है। और जब भी अवमूल्यन आप लोग करते हैं, बात करते हैं, तो आपको किसी ना किसी के अगेंस्ट में करना पड़ता है। पहले जो होता था सोने के में, अब डॉलर ही है पूरे विश्वव्यापी में, इसलिए यूनिवर्सल डॉलर इसको कहा भी जाता है। और दूसरा जो होता है एप्रिसिएशन, अधिमूल्यन। डेवलपिंग कंट्रियां वैसे अवमूल्यन ही करती हैं, भारत ने भी अवमूल्यन 3 बार करा है अपने रुपए का, चाइना करता ही रहता है अवमूल्यन। डेप्रिसिएशन का अधिमूल्यन का मतलब क्या है? रुपया 87 है $1, फिर रुपया 86 है $1, फिर 85 है $1। मतलब रुपया जो है 87 था, 87 से सुधरा, फिर 86, 86 से 85। रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है रुपए डॉलर के अगेंस्ट में। ये होता है अधिमूल्यन। अवमूल्यन विकासशील देशों के लिए फायदेमंद रहता है अधिमूल्यन की अपेक्षा, ध्यान रखना। वैसे तो करेंसी अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी बाजार में होती है। दूसरी बात एक याद रखना कि अब करेंसी की बात करें तो करेंसी जो मैनेजमेंट है, करेंसी प्रबंधन है, वो 2 प्रकार से होता है। थ्योरी में पढ़ते हैं 2 प्रकार। वैसे अब तो विश्व में जितनी भी देश हैं उसमें सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो करते हैं एक प्रकार से, बाकी सारा विश्व अब जो करता है उसको क्या कहते हैं? करेंसी मैनेजमेंट, फ्री फ्लोट मैनेजमेंट। इस पे जो काम करती हैं ताकतें, मार्केट की ताकतें काम करती हैं, मार्केट फोर्स काम करती है, वो कहते हैं डिमांड फोर्सेस काम करती हैं इस पे। विश्व के सभी देश इसको मनाते हैं, भारत भी इसको करता है। फ्री फ्लोट, मार्केट की ताकतें, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसके भाव बढ़ जाएंगे, उसके अधिमूल्यन हो जाएगा। जिस करेंसी की मांग कम होगी वो करेंसी गिर जाएगी। वर्तमान में रुपया गिर रहा है। मैं हर अपनी प्रैक्टिस सेशन की सीरीज में 2-1 क्वेश्चन जरूर डाल रहा हूं, क्योंकि रुपया रुपया साइकोलॉजिकल लेवल जो था रुपये का 84 85 था, मगर इससे ज्यादा भी डिप मार गया, इतना रुपया कभी नहीं गिरा है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। 2023 में ये सीरीज हुई थी, 24 में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, 23 में ऐसा ही कुछ हुआ था, रुपया अपनी सीमा से ज्यादा डिप कर गया था। कारण से कुछ कारण था, क्योंकि कोरोना के बाद इकोनॉमी को बूम करवाने के लिए हर कंट्री जो है विशेष तौर पे काम कर रही थी, वो भी अमेरिका कर रहा था। तो उसी समय चैप्टर में क्वेश्चन आया था 2023 में रीर और नीर का। पढ़ोगे आप, जो तैयारी कर रहा है वाकई उसे पता भी होगा ये कि PYQ के बिना गति नहीं है। ठीक है, तो अब इस बार को क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरा जो होता है फिक्स्ड या स्टेबल करेंसी मैनेजमेंट, जो जो करता है नॉर्थ कोरिया और कुछ हद तक चाइना भी करता है, 10% तक चाइना भी करता है। यहाँ पे उस देश का सेंट्रल बैंक करेंसी की जो कीमत है उसे फिक्स ही करता है, अप एंड डाउन नहीं होता। जिस देश में करेंसी मार्केट फोर्स के अनुसार अप एंड डाउन नहीं होता, उस देश में इंटरनेशनल ट्रेड की संभावना न्यूनतम होती है। ध्यान रखना इस बात। इसीलिए मैं अपने हर प्रैक्टिस सेशन में 2 या 3 डाल रहा हूँ। अधिमूल्यन पूछा है इसने, उसने कौन सी कंडीशन पूछी है? उसने पूछा है कि मुझे ये वाली कंडीशन बताओ, रुपया गिरना नहीं उल्टना। और ध्यान रखना, पेपर यूपीएससी का सॉल्व करने जाया करो, कोई क्वेश्चन अगर डायरेक्ट समझ में भी आ रहा है ना, उसको पढ़ लिया करो ध्यान से। क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ये नहीं पूछती इसमें से बताओ कौन सा है, कभी पूछती है नहीं है। इस समय रुपये का डिवैल्यूएशन हो रहा है तो वो एप्रिसिएशन वाला पूछ सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस चीज को, कई बार क्वेश्चन आया है। अब की बार जैसे क्वेश्चन आया था पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट में उसने ये नहीं पूछा इनमें से किससे प्रदूषण होता है, उसने पूछा इनमें से कौन से प्रदूषण नहीं होता ये बताओ। और बालक वैसे ही टिक करके आ गए, क्या जो जल्दबाजी में थे। फिर कहते हैं OMR शीट हमें क्या करनी पड़ी क्या नहीं करनी पड़ी। और OMR शीट के ऊपर कोई भी आप ध्यान रखना, व्हाइटनर कोई काम नहीं करता, आप ब्लेड से खुरचते हो कोई काम नहीं करता। हो सकता है कि मशीन आपकी OMR शीट ही चेक ना करे, आपके एक क्वेश्चन की जगह पूरा सेट ही आपका रिजेक्ट कर दे, ये भी हो सकता है।
तो ऐसे काम ना करना, क्वेश्चंस को पढ़ लेना, उसके बाद अटेम्प्ट देना। ये क्वेश्चन डिवैल्यूएशन का नहीं है, जो वर्तमान में रुपया बार बार डिवैल्यूएट करता जा रहा है, गिरता जा रहा है, 87 को भी पार कर गया, ये एप्रिसिएशन का है, अधिमूल्यन का है। ठीक है, अधिमूल्यन किस कंडीशन में होता है, अब हमें उसका बताना है। पहला, भारत में ब्याज दरों में कमी, तो ये गलत है। क्यों है? जैसे ही किसी देश में जो ब्याज दरों में कमी होती है किसी देश में, तो का कार्य, अधिमूल्यन का कार्य वन शक्ति, ठीक है। किसी देश में अगर ब्याज दरों में कमी होती है तो वहां से, जैसे अभी इस समय चल क्या रहा है, इस अभी मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भारत का पैसा अगर भारत से निकलता था तो वो अमेरिका भागता था, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है, भारत का पैसा भारत से निकल के कहाँ जा रहा है, चाइना जा रहा है, चीन जा रहा है। क्यों? चीन में ब्याज दरें ऊंची हो गई है, तो भारत से पैसा चीन जा रहा है। अगर किसी देश में ब्याज दरें कमी होती हैं तो वहां से पैसा, वहां से डॉलर निकल के कहीं और चला जाता है। जब आप डॉलर को निकालते हैं, डॉलर को ले जाने वाले विदेशी हैं, भारत सरकार से कहते हैं हमें डॉलर दो जल्दी, तो भारत सरकार के पास डॉलर छपते तो है नहीं, क्योंकि भारत की करेंसी तो है नहीं, वो विदेशों से डॉलर लेती है और उसके बदले में रुपया देती है। रुपए को किसी को वर्ल्ड में अभी किसी को इतनी जरूरत नहीं है, डॉलर की हमेशा जरूरत रहती है। तो वो क्या कहते हैं, यार डॉलर तुम्हें चाहिए एक तरह से सोना, और तुम मुझे चांदी दे रहे हो, तो भाई कीमत मेरे सोने की ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन यही है, आंसर यही है कि जैसे ही किसी देश में ब्याज दरों में कमी आती है तो उसकी क्या है, उसका रुपया गिर जाता है, उसकी करेंसी गिर जाती है, ना कि बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या होगा, ये गलत होगा। ये किसके लिए काम करेगा, ये डिवैल्यूएशन की तरफ बढ़ाएगा। दूसरा है विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी। ये बात सही है। अगर हम विदेशी वस्तुओं की, सरकार का भी सोच के देखो कि सरकार क्यों पेट्रोल की सब्सिडी लेना चाह रही है, पेट्रोल की जगह सब्सिट्यूट लेना चाह रही है। अभी कतर के हमारे पास आए हुए हैं, कतर के राष्ट्रपति आए हुए हैं, उनसे हमें 2030 तक, वर्तमान में जो गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है पूरे वर्ल्ड में कतर है, इस समय कतर है और ईरान है, ईरान से बात बनती नहीं है, कतर से सब लेते हैं। कतर है, कतर से हम लोग 7% गैस ले रहे हैं। हम लोग धीरे 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 जो है क्रूड ऑयल की जगह चेंज होना चाहते हैं सोलर एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, दूसरा गैस की तरफ, ताकि हमें क्या मिले, हमें कम से कम एक्सपोर्ट, कम से कम हमें इंपोर्ट करना पड़े। और वैसे ही देश में जैसे ही विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी होती है ना, तो उस देश की क्या होती है, मुद्रा गिरनी बंद हो जाती है। इसीलिए सरकार कहती है घरेलू अपनाओ, लोकल फॉर वोकल। तो ये बात सही है। तीसरा, भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना। अगर ऐसा कुछ होता है कि भविष्य में विदेशी मूल्य में वृद्धि की संभावना अगर हुई है तो रुपया और गिर जाएगा। जैसे आज किसी से कहा जाए हमें कि भाई वर्तमान में रुपया चल रहा है 87 एक डॉलर की जगह, और भविष्य में विदेशी मुद्रा है ना भारत के लिए, तो भारत भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में और वृद्धि हो जाएगी। मतलब एक डॉलर अभी मिल रहा है 87 का, एक डॉलर बेचने पे हमें 87 मिल रहे हैं, अब मिलेंगे 90 मिलेंगे। तो और क्या होगा, रुपए का जो है रुपया और गिर जाएगा। तो यहां पे तो कह रहा है अधिमूल्यन बताओ, मगर ये तो गिरने की बात है, तो ये भी क्या होगा, गलत। तो आंसर होगा केवल एक सही। ठीक है। एनसीईआरटी के बैच में विदेश मनी मार्केट में मैंने सारी बातें तफसील से करी हैं ये, क्योंकि डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, अधिमूल्यन, कुछ लोग इस समय जैसे मार्केट में चल रहा है रुपया बार बार गिर रहा है, कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे हैं रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। वैसे गलती सरकार की भी है, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे ना, इन्होंने भी कहा था कि मित्रों रुपया ऐसे नहीं गिरता है, हम जानते हैं कैसे गिरता है, अब बचा लो ना रुपया। मतलब हिंदी माध्यम की जनता वैसी भोली है, ये और भोला कर देते हैं, उसको और बना के चल देते हैं। रुपए गिरने का कोई भी भारत में कुछ नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि रुपए की डिमांड करती है भारत में। हम लोग 1992 में जो अपना रुपया है उसको हम लोग करंट अकाउंट में अपना 100% मार्केट की ताकतों के अनुसार सौंप चुके हैं। डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। आरबीआई इंटरफेयर कर सकता है बहुत कम मात्रा में, अगर वो ज्यादा मात्रा में करेगा तो भारत सरकार का फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स एक तरह से ये समझ लो, कहते हैं ना यूपीएससी क्या है और कुछ और, मतलब खैर फिर थोड़ा तो ऐसे आदमी है नहीं जो इन शब्दों का इस्तेमाल करे, मगर ये समझ लो कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी अवस्था है, अगर मरीज को टाइफाइड है, बुखार है, अगर बुखार का इलाज करो ना मरीज को, तो उसी मरीज को एक ही समय में टाइफाइड होता है जिसमें शरीर गर्म हो जाता है, बुखार हो जाता है, और उसी मरीज को 2 घंटे बाद मलेरिया के सिम्टम नजर आ जाते हैं। मलेरिया क्या है, शरीर में ठंड लगती है।
अगर सरकार बुखार को कम, अगर डॉक्टर या सरकार या इकोनॉमिक्स बुखार को कम करने के लिए, टाइफाइड को कम करने के लिए, तापमान गिराने के लिए दवाई देते हैं, तो मलेरिया ठंड में और ठंड होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स का काम कभी भी क्या होता है, संतुलन बना रखना। इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ते हैं ना, इक्विलिब्रियम की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, सीमांत की जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो इसीलिए थ्योरी पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का काम यही है। ना करेंसी के लिए डिवैल्यूएशन अच्छा है, ना करेंसी के लिए एप्रिसिएशन अच्छा है। हमेशा बुद्ध का मध्यम मार्ग ही उचित है। ऐतिहासिक भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, ये क्वेश्चन वैसे करंट अफेयर का है। अभी मैं करंट अफेयर की सीरीज भी चलाने वाला हूँ, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जिसमें मैं आपको करवाऊंगा करंट अफेयर पूरा एमसीक्यू करवाऊंगा। सिर्फ जो होंगे वो किसके लिए होंगे, बिहार बीपीएससी, यूपी पीसीएस, और किसके लिए होंगे, यूपीएससी के लिए होंगे। मेन यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ के लिए होंगे। उसमें जनवरी से लेकर उसमें पिछले 1 साल के करंट अफेयर सारे करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसमें वैसे उसका क्वेश्चन इसमें डल गया है, मगर ये क्वेश्चन जो है ये करंट का क्वेश्चन है। क्या कहता है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। अभी ये चर्चा में था। अगर कोई विद्यार्थी वास्तव में तैयारी कर रहा होगा ढंग से तो उसने ये पढ़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि आर्ट एंड कल्चर में तो कुछ नया होता ही नहीं है सर, उसका तो करंट अफेयर होता ही नहीं है, उसका तो किसी प्रकार से कुछ पढ़ना ही नहीं होता। यार हर जगह करंट अफेयर होता है। यूपीएससी को वही बच्चा चाहिए। अरबी घोड़ा उसी को कहते हैं जो अरबी घोड़े की रेस तक पहुंचता है। उसमें कुछ डेवलप, उसमें कुछ डीएनए ऐसा होता है जो हर जगह कुछ नया करे, आइडेंटिफाई करे। अभी भी कुछ लोग मुझे मिलते हैं, जब मैं उनसे कहता हूं कि हिस्ट्री का तुमने बैच लिया, पुराना पॉलिटी का बैच लिया, जब पॉलिटी का मैं करंट अफेयर करवाता हूँ आप आते क्यों नहीं हो। आप तो फ्री हैं क्योंकि आपने बैच परचेज कर रखा है मेरा, कोचिंग आपको रोक ही नहीं सकते। फिर भी वो कहते हैं सर पॉलिटी में नया क्या होता है। और फिर उसके बाद जब पेपर आता है तो कहते हैं सर ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, आया नहीं। और हमेशा याद रखना डियर, करंट हर जगह होता है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी करंट है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है, ये अभी चर्चा में था क्योंकि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने अपना एक नया लोगो बनाया है। वो लोगो जिसने बताया है कि भारत का इतिहास, अभी तक जो भारत का इतिहास का लोगो था ना वो इस प्रकार से था, मतलब वो अपने इसमें समय समावेशित किया हुआ है। अब उन्होंने लोगों को बदलाया, कमल का फूल लगाया है नीचे। अब मैं इसमें दिखा नहीं सकता, अब दिखाता भी तो मैं दिखा तो सकते हैं मगर मुझे चलाना आता नहीं है। आप देख सकते हैं इसका लोगो, एक नया लोगो आया है, नीचे कमल का फूल है, बीच में अशोक स्तंभ है, जिसमें बताया गया कि सभी संस्कृति, सभी कल्चर, सभी इतिहास का मूल भारत ही है। परफेक्ट है। भारत से पुराना इतिहास तो कोई है ही नहीं किसी प्रकार से। तब मैंने ये क्वेश्चन लिया था। और ये जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है, ये भारत का प्राचीनतम संस्थान है। 1919 में इसका गठन हुआ था, जिसने भारत के इतिहास से संबंधित सभी अभिलेखों को इसने समावेशित किया है। और ये किसके अंदर काम करता है, ये भारतीय संस्कृति मंत्री है, उन्होंने इसके नेतृत्व उन्होंने किया था। और ये भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के अंदर काम करता है। मंत्रालय के तहत ये काम करता है। तो ये करंट अफेयर का विषय था। जो करंट अफेयर जो है वो इसमें है। करंट अफेयर आप लोग पढ़ोगे इसको इकोनॉमिक्स, इसमें हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर वाले में। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार की ये पॉलिसी बहुत पुरानी है, मगर भारत सरकार इसमें बीच में कुछ अच्छा कर नहीं पाई है। अब भारत सरकार अपने क्लस्टर के द्वारा इस स्कीम को जोड़ना चाहती है। इस बार का जो बजट आया था, बजट में स्वीकार करा सरकार ने। अभी तक जो हमारी नई सरकार क्लस्टर की तरफ बढ़ रही थी, पार्क की तरफ बढ़ रही थी, मेगा फूड पार्क जो यूपी में भी खुल रहा है 7 जगह, सॉरी यूपी में भी 2 जगह खुल रहा है, चंदौली में, और एक जगह और खुल रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा, कई बार मैंने आपको बताया है ये। और ऐसे कपड़ों के लिए पार्क खोल रही है सरकार, फूड पार्क खोल रही है। तो सरकार ने अब कोलैबोरेशन किया है सेज के लिए, क्योंकि सेज के पास काफी बड़ी मात्रा में जमीन एक्वायर है, डॉक्यूमेंटेशन है, बगैर बशर्ते वो रनिंग स्टेटस में नहीं है। सेज के ऊपर जो पहली पॉलिसी आई थी वो 2000 में सरकार ने पहली बार अपनी एक कमेटी बनाई थी, अपना एक बिल बनाया था, जो बाद में उस बिल को उन्होंने रेक्टिफाई करा 2005 में। तो सेज विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रावधानों के साथ संचालित होता है। यस, 2005 में नियम बना था, कानून बना था। तेज स्थापित करने की शक्ति केंद्र व राज्य सरकार दोनों के पास है। तो ये स्टेटमेंट सही है, मगर अगर स्टेटमेंट में आ जाए केंद्र राज्य के साथ साथ ये प्राइवेट कंपनी भी सेज खोल सकती है, तब भी सही है, तब भी सही है। केंद्र और प्राइवेट कंपनी राज्य सरकार
केंद्र और राज्य सरकार, ये तीनों, और केंद्र और राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनी तीनों अलग अलग भी खोल सकती हैं सेज। इसे व्यापार संचालन शुल्कों पर शुल्कों में दृष्टि से विदेशी क्षेत्र माना जाता, विशिष्ट क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये बात भी सही है, विदेशी क्षेत्र ये माना जाता है। देखो, सेज किसको बनाया था? सेज का मतलब, मेन मतलब ये था कि एक्सपोर्ट, लिखा है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती हैं, इसके आगे लिखा रहता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ये ज्यादातर उन प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, वो सर्विस देती हैं। दूसरा याद रखना, कुछ टीचर इसको बोल देते हैं ये सिर्फ वस्तु का निर्माण करती हैं, गलत। वस्तु प्लस सेवाएं, ये दोनों का निर्माण कर सकती हैं। मोस्टली सेज बनाने का निर्णय एक ही होता है कि उस प्रोडक्ट या सेवा को बनाया जाए जो विश्व में बिक तो सकता है मगर बिक नहीं रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारत में टैक्स सिस्टम उसके लिए अलग है, भारत में उसके लिए अलग से नियम है जो भारत में पूरे विश्व में उसको कंपटीशन के योग्य नहीं बनाता है। इसी कंपटीशन के योग्य बनाने के लिए सरकार ने उसमें क्या करा है, सरकार ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जहां पे टैक्स नहीं है तो रिबेटेबल है, वापिस हो जाएगा आपको। नियम कानून प्रक्रिया सरल है, क्योंकि हमारा ओरिएंटेड देश में उसका निर्माण करना नहीं है। इवन लेबर लॉ और बिजली का जो बिल है, वो बिजली के नियम है, वो भी रिलैक्स कर दिए जाते हैं ताकि आप भारत में निकलिए। भारत सरकार को उससे क्या मिलेगा? कम से कम भारत में क्या है, रोजगार मिलेगा, क्योंकि उत्पादन तो रोजगार भारत में हो रहा है ना, विदेशों में वो प्रोडक्ट बिक जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम आएगी। मगर इसको विशेष इकोनॉमिक जोन क्यों बोला जाता है? ये एक विशेष क्षेत्र में ही होते हैं। ठीक है, भारत का सबसे पहला प्राइवेट क्षेत्र का जो SEZ है वो है कांडला बंदरगाह, सबसे पहला 1965 में, जब कोई सोच भी नहीं सकता था, हम लोगों ने बना दिया था। एशिया में हम पहले हैं। मगर अब ये बात हो रहा है, अब चाइना लीड कर रहा है इसमें, तो इसमें क्या होगा बेटा? आंसर है सभी तीनों, तीनों ही इसमें सही है। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं? देखो, कंट्री कोई भी हो, चाहे वो कंट्री भारत है, भारत एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, विकासशील है, कोई कंट्री ऐसी है जो विकसित है, कोई कंट्री डिक्टेटरशिप है, वहां पे राजतंत्र है, कोई भी तंत्र हो, अगर आप कहते हो ये कंट्री है सर, तो मैं क्या दावे के साथ कह सकता हूं अगर वो कंट्री है, वो कंट्री को चलाने के लिए क्या पॉलिसी बनाएगी, नियम बनाएगी, नहीं पता, मगर हाँ मैंडेटरी है, वो 2 पॉलिसी 2 नियम जरूर जरूर बनाएगी, उसके बिना देश चल नहीं सकता उसका। जिसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, इसे सरकार बनाती है या सरकार की जगह सरकार के बिहाफ पर वित्त मंत्रालय बनाता है। दूसरी जो होती है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, इसे उस देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। जैसे भारत में बात करें तो भारत में कौन बनाता है? भारत का सेंट्रल बैंक बनाएगा, जो कौन है? ये नीति होती है, देश इसके बिना चल नहीं सकता। आपकी अगर एक यूनिक करेंसी है, अगर आप एक देश हैं, आप तंत्र कौन से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर करेंसी आपके पास है। तो इसने जो पूछा है प्रश्न, वो यहाँ से पूछा है फिस्कल पॉलिसी, इसको सरकार बनाती है, सरकार का भारत में जैसे वित्त मंत्रालय इसको बनाता है। तो राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं? राजकोषीय नीति अब क्यों बनाई जाती है? आप लोग चैप्टर पढ़ोगे फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर में मैंने डिटेल से पहले यही डायग्राम जो मैंने बनाया है शॉर्ट में, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, थ्योरी सेक्शन नहीं है ये, तो आप लोग वहां से उस वीडियो से देख सकते हो, तीनों बैचों में मैंने करवाया है। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य है मूल्य स्थिरता। यस, मूल्य स्थिरता ही तो करनी है, जिसकी वजह से कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। यमुना की तरफ भी कृषि के जो क्षेत्र है वो बढ़ा दिया गया है, वहां पे क्या की जाएगी? वहां पे की जाएगी प्राकृतिक कृषि की जाएगी। सरकार ने धन धान्य योजना बना दी है, सरकार ने मसूर के लिए, तुअर उड़द के लिए, 3 दालों के लिए सरकार ने 6 वर्ष का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। सरकार ने और सेक्टर के अंदर भी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे क्या हो, मूल्य स्थिर हो जाए। राजकोषीय नीति के द्वारा ही उस पर टैक्स लगाया जाता है, उस पर नियंत्रण भी रखा जाता है, कोटा भी करा जाता है, राजकोषीय नीति में ही होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? जैसे ही बजट रखा जाता है, राजकोषीय नीति को बजट के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जैसे ही बजट के द्वारा सरकार उसको इम्प्लीमेंटेशन करती है, तो सरकार पहले ही बताती है कि ग्रोथ कितनी होने की संभावना है। जैसे भारत सरकार ने बताया कि ग्रोथ इस बार 7.2 से हमारी अबाव चली जाएगी। दूसरा, रोजगार सृजन। यस, रोजगार सृजन सबसे बड़ा है। अब की बार देश के जो बजट के 3 जो बनाए गए थे, 3 इंजन बनाए गए थे, 3 इंजन में से MSME भी उसका पार्ट है। ठीक है,
कृषि, एमएसएमई, निर्यात उसका पार्ट है। निर्यात सरकार क्यों करना चाहती है? कारण एक ही है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है? अमेरिका के लिए। बिकेगा कहाँ? अमेरिका में। डिमांड कहाँ है? अमेरिका में। खरीदेगा कौन? अमेरिका। मगर फिर भी सरकार भारत में एससीजेड क्यों बना रही है? कारण क्या? एससीजेड भारत में सरकार बनाएगी, उत्पादन कहाँ होगा? इंडिया में होगा। रोजगार किसको मिलेगा? इंडियन को मिलेगा। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, ये रोजगार सृजन की बात भी करती है कि हम लोग इतने रोजगार करेंगे। और फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने का वैसे तो मेन पार्ट नहीं, वैसे तो मतलब 100% पार्ट नहीं है, मगर मेन पार्ट जो है बजट है फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने का। और सरकार ने फिस्कल पॉलिसी में किया है ना, अब की बार भी क्या किया है? अब की बार सरकार ने अपने एमएसएमई के लिए लिबरल कर दिए हैं, टर्नओवर टैक्स लिबरल कर दिए हैं, और इसके अंदर टर्नओवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। और सरकार ने इंटर्नशिप योजना शुरू कर रखी है। सरकार इतने लोगों को इंटर्नशिप योजना शुरू करवाएगी जिससे लोग जो है कैपेबिलिटी बढ़े, उनकी एबिलिटी बढ़े। सरकार इतने लोगों को स्किल डेवलप करवाएगी। सरकार एआई के एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए फंड लगा रही है, जिससे क्या हो? रोजगार सृजन होगा। क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ भी कोई फायदा नहीं देती है। जहां जॉबलेस ग्रोथ हुई ना, जॉबलेस ग्रोथ मानी जाती है ये कहाँ पे? ये सेंट्रल एशिया की पहचान मानी जाती है। ग्रोथ तो है मगर जॉबलेस है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस राजकोषीय नीति के उद्देश्य ये तीनों ही होते हैं, ये तीनों ही सही है। राजकोषीय नीति के ये तीनों उद्देश्य माने जाएंगे। संकुचित मुद्रा क्लास ये 11 है। अब मगर 10 में देखी होगी आपने, तो 10 में मैंने इसको डिटेल में करवाया है। आपको मैंने बताया है M0, M1, M2, M3, M4। फिलहाल M2 काम में नहीं आता, अब भारत में लागू नहीं होता, मगर आपको पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। और M1, M2, M3, M4 ये लागू होते हैं भारत में। मनी को भारत में संकुचित मुद्रा नैरो मनी है, ब्रॉड मनी। नैरो मनी और ब्रॉड मनी, नैरो मनी और ब्रॉड मनी को मिला के ही भारत में जो करेंसी का मिल पाता है, संकुचन ब्रॉड मनी का मिल पाता है। ब्रॉड मनी का सर्कुलेशन करना जानना बहुत जरूरी है। क्यों? एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत ये कहता है, किसी भी देश की जितनी जीडीपी होती है, जितनी जीडीपी होती है उसके 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना ही करेंसी होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा करेंसी है तो इसका मतलब या तो नकली नोट छप रहे हैं या विदेशों से नकली करेंसी आ रही है। ठीक है, ये है। इसीलिए सरकार करेंसी को मेजर करती रहती है। आप कभी सोच के देखो, सरकार ने कहा कि 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाएंगे, तो सरकार कहती है ना कि 2000 रुपए के नोट अब 97.54 आ गए हैं। अब सरकार का लेटेस्ट डाटा लास्ट मंथ आ गया है, 98.2% नोट वापिस आ गए हैं। का मतलब सर्कुलेशन मनी का जानना बहुत जरूरी होता है। और नैरो मनी जो है, नैरो मनी संकुचित मुद्रा है। नैरो मनी में जो मेन आते हैं ना, वो आता है करेंसी सर्कुलेशन आता है, जिसमें करेंसी सर्कुलेशन है प्लस डिमांड डिपॉजिट है। ये दो मेन आते हैं नैरो मनी में। तो नैरो मनी में करेंसी नोट आएंगे, यस। करेंसी का सर्कुलेशन जनता के बीच होगा, वो तो आएगा ही आएगा। दूसरा, व्यावसायिक मुद्रों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाएं, नेट डिमांड डिपॉजिट, डीडी जो होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, ये नैरो मनी में आते हैं। व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं, ये नैरो मनी का पार्ट नहीं है। ये नैरो मनी का पार्ट नहीं है, ये बैंक इंटर बैंक ट्रांजैक्शन में यूज होती है। तो आंसर होगा 1 और 2। 2 बच गए हैं डियर, ये होगा। आज क्वेश्चन कम हो पाए हैं, आज सिर्फ 7 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। कोई डियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है डियर, अभी हमारे पास टाइम है, आराम से इसको हम धीरे धीरे ओपन करेंगे, इसको हम खींचेंगे नहीं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल पे, यहाँ से आप इस टेलीग्राम से लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पे बाकी भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये पूरे 500 क्वेश्चन का बैंक होगा, और इसमें सभी प्रकार से होंगे। पहला जो है बैच चल रहा है 500 क्वेश्चन का इंडियन पॉलिटी का, उसमें तो 13-14 क्लासें हो गई हैं शायद, और ये चल रहा है इकोनॉमिक्स का। अब 2 या 3 दिन में बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर का, 1 साल का यूपीएससी के लेवल का। तो डियर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी उत्साह के साथ, जोश के साथ। नोटिफिकेशन देखते रहिएगा चैनल का, बेल आइकॉन पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ साथ ही आप टेलीग्राम चैनल में देख लीजिएगा, क्लास कब होती है इसमें डालते रहते हैं। उसमें आपको करंट नोट्स भी मिल जाएंगे, करंट की सारी सूचना मिल जाएंगी। वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हमारा ग्रुप है, एक बार जाके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद मैं करता हूँ। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।